ऑफिस के काम से संभव नेपाल के लिए निकला तो अपने ऑफिस के कलीग के साथ था, लेकिन जब वापस लौटा तो उसके साथ होती है एक नेपाली छोरी संजिया, जिसकी आंखें छोटी छोटी प्यारी प्यारी थी और उसका चेहरा और नेपाली कपड़े देखकर संभव की माँ संतो कहती है, संभव बेटा, ये लड़की कौन आंखें बंद करके खड़ी है? इसको बोल अपनी आंखें खोले। मेरा चेहरा इतना खराब भी नहीं है कि ये देख ना सके। सलाम सासू माँ, मेरा हाथ तो खुला ही है। सासू माँ? किसकी सासू माँ? आप इसकी सासू माँ। हाँ माँ, ये तुम्हारी बहू है संजिया। कौन सी सब्जियाँ? सब्जियाँ नहीं सासू माँ, संजिया। अरे छोरे, तो इस चाइनीज को बिहार कर क्यों ले आया? अपने यहाँ लड़कियों का अकाल पड़ गया था क्या? माँ, ये चाइनीज नहीं नेपाली है। अरे क्या फर्क पड़ता है? चाइनीज और नेपाली सब एक जैसे ही दिखते हैं। उतना ही फर्क सासू माँ, जितना गोभी और पत्ता गोभी में। अरे वाह, क्या बेहतरीन जवाब दिया संजिया। अब माँ ये मत कहना कि गोभी और पत्ता गोभी भी एक ही होती है। चुप कर नालायक, एक तो बिना मेरी इजाजत के शादी करके इस नेपालन को उठा लाया, अभी मेरे सामने इसकी तरफदारी भी कर रहा है। माँ ये बहुत अच्छी है, मैं इससे प्यार कर बैठा, इसीलिए मैंने शादी कर ली। अरे इतनी भी क्या जल्दी थी? खैर अभी क्या ही फायदा ये सब बोलकर, इससे पहले कि मोहल्ले वाले इसे देखकर यहाँ टपक पड़े। पधारो दोनों घर के अंदर। इतना गुस्सा करने के बाद भी संतो आखिरकार अपनी नेपाल से आई बहू और बेटी को घर के अंदर ले आती है। अगले दिन संजिया सुबह किचन में नाश्ता बनाने के लिए सब्जियां काटते हुए गुनगुना रही होती है कि तभी उसके साथ संतो रसोई में आती है। तो संजिया झट से चाकू छोड़कर सर पर हाथ लगाए उससे कहती है, सलाम सासू माँ, उठ गए आप? हाँ उठ गया मैं। तू ये बता, नेपालन ऐसे दरबारन की तरह तू मुझे सलाम सासू माँ क्यों कहती है? तेरे यहाँ ऐसे ही नमस्ते करते हैं क्या? नहीं नहीं सासू माँ, वो तो हमारा बाबा बहुत बड़े ऑफिस में कोई बड़े साहब होंगे, है ना? नहीं सासू माँ, चौकीदार था ना, वो सबको ऐसे ही सलाम करते थे। उनका ये आदत मुझको भी पड़ गया। हाँ तो ये आदत छोड़ और सलाम की जगह प्रणाम करने की आदत डाल, और ऐसे हाथ सर पर रखने की जरूरत नहीं है। हाय दया, जल्दी जल्दी में कमरे का पंखा बंद करना भूल गई मैं तो। इतना कहकर संतो फट से अपने कमरे की तरफ चली जाती है और संजिया अपने काम में लग जाती है। कुछ देर बाद संतो हॉल में आती है तो देखती है कि संभव खाने की टेबल पर बैठा फोन चला रहा है। तभी संतो उससे कहती है, अरे तू अब तक ऑफिस नहीं गया? नहीं माँ, संजय ने कहा नाश्ता करके जाना, तो बस उसी का वेट कर रहा हूँ। ओहो, आज वो नाश्ता बना रही है। अरे सुनना लायक, कहीं छिपकलियाँ कीड़े मकोड़े तो बना करने के लिए आएगी ना वो? मैंने सुना है ये चाइनीज कुछ भी खाते हैं। अरे माँ, कितनी बार कहूँ, वो चाइनीज नहीं नेपाली है और संजय शाकाहारी है। आप फालतू के सवाल करके दिमाग का दही मत करो। चुप कर नालायक, लोग देश से बाहर जाते हैं तो कोई तोहफा या निशानी लेकर आते हैं, तू तो वहाँ की लड़की ही बीवी बनाकर ले आया। हाँ तो अच्छा है ना माँ, आपको तो गर्व होना चाहिए मुझ पर कि आपके बेटे ने पड़ोसी देश की लड़की से शादी की। ऐसे ही तो देश के बीच पारिवारिक संबंध बढ़ेंगे। अरे ये तो तू कह रहा है ना, लोगों का क्या? लोग तो यही बात बनाएंगे कि पड़ोस वाली लड़की भाव नहीं देती होगी, इसलिए पड़ोसी देश वाली से शादी कर लाया। संतो संभव को सुना ही रही थी कि तभी संजिया खाना लेकर रसोई से आती है और टेबल पर रखते हुए कहती है, सासू माँ, बिहान को खा जा। खा जा? अरे क्या खा जाऊं? पहले बता तो सही, बनाया क्या है? हाँ संजिया, ये क्या बनाया है तुमने? देखने से तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा नहीं, अजीब लग रहा है। क्या बनाया है? देखकर तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो खाकर समझ लो सासू माँ। वैसे मैंने चटामरी, सेल रोटी और मीठे में युमारी बनाई है। क्या क्या बोल गई? कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा नेपालन। हाँ तो माँ, नाम में क्या रखा है? आप चक्कर देखो, नेपाली खाना बहुत बढ़िया होता है, खाओ ना। हाँ अभी जो बना दिया, खाना तो पड़ेगा ही। तभी संभव और संतो संजिया का बनाया खाना खाते हैं और खाने की तारीफ भी करते हैं। यूं ही समय बीतता है और संतो की नेपाल से आई बहू ससुराल के माहौल में धीरे धीरे ढलने की कोशिश करती है। एक रोज संतो थैला लेकर गली में आए सब्जी वाले से सब्जी लेने आती है तो उसे देखकर सब्जी ले रही बाकी पड़ोसिनें कहती हैं, क्या बात है संतो, मैंने सुना घर में बहू आ गई, लेकिन तूने ना तो उसकी मुंह दिखाई करवाई, ना ही घर में बहू आने की मिठाई बांटी। लगता है बहू आने की खुशी नहीं है संतो को। क्यों संतो, सही कहा ना? अरे क्यों खुशी नहीं होगी, मैं तो बहुत खुश हूँ। हाँ तो अपनी खुशियाँ पड़ोसियों से भी बांट, हमें भी तो दिखा दे कैसी बहू लाई है। चांद के मुखड़े जैसी है, दुखियारी के दुखड़े जैसी। और नहीं तो क्या, अभी मिठाई तो तू खिलाने से रही, कम से कम हम तेरी बहू को ही देख लें। हाँ कल आ जाना शाम को घर, मुझे कोई एतराज नहीं है। अभी तुम लोगों की पंचायत हो गई हो तो मैं सब्जियाँ ले लूँ।
हाँ तो हमने कब मना किया? इतना कहकर दोनों अपने अपने घर चली जाती है। तो वहीं संतो सब्जियां खरीदने लगती है। अगले दिन शाम को पड़ोसनों के आने से पहले संतो अपनी नेपाली बहू को एक बढ़िया सी साड़ी देकर समझाते हुए कहती है, ओ नेपालन बहू, ये साड़ी पहन ले और जब पड़ोसने आए तो उन्हें सलाम करने मत बैठ जाइयो। ऐसे हाथ जोड़ते हुए नमस्ते कहियो और इससे ज्यादा कुछ मत कहियो, समझ गई? पर सासू माँ, ये पड़ोसन हमारे घर क्यों आ रहा है? मेरी बहू यानी तुझे देखने। अभी ज्यादा सवाल जवाब मत कर, जाकर अपना काम कर। जी सासू माँ, जैसा आप कहोगे वैसा करूँगी। तभी वो साड़ी लेकर अपने कमरे में चली जाती है। शाम के समय जब सभी पड़ोसने घर आती हैं, तो संजिया सज सवर कर हॉल में आती है। तभी उसका गोल चेहरा और छोटी आंखें देखकर कम्मो बोल पड़ती है, अरे संतो, तेरी बहू तो मोमो है, चाइना से आई है क्या? अच्छा, दूसरे देश से बहू लाई है, इसलिए अब तक खुद से मुंह दिखाई नहीं कर रही थी तू। वैसे बहू, नाम तो बता अपना। सास के कहे अनुसार संजिया ज्यादा ना बोलते हुए दोनों हाथ जोड़कर कहती है, संजिया नाम है मेरा, आप सबको मेरा प्रणाम। अरे नादान लड़की, वो प्रणाम नहीं प्रणाम होता है। हाँ तो गवार पड़ोसनों, ये भी चाइनीज नहीं नेपाल की रहने वाली है। और खबरदार जो ये मोमो मोमो कहा तो। हाय हाय, इतनी मिर्ची क्यों लग रही है तुझे? कहीं की भी हो, है तो दूसरी ही जगह की ना। और क्या ही फर्क है चाइनीज नेपाली जापानी में? हाँ, हम लोगों की यही सोच तो बेकार है। फर्क है, बहुत फर्क है। सबकी अलग खूबी होती है, लेकिन हमको दिखने में एक लगते हैं तो बस सबको मोमो कहकर बुलाना चालू कर देते हैं। इससे उस इंसान को कैसा लगता होगा, ये कभी सोचा है तुम लोगों ने? सासू माँ, आप शांत हो जाओ। हमको इन लोगों से क्या है, क्योंकि हमको मालूम है इन लोगों में शायद बुद्धि कम होगा। संतो और उसकी नेपाली बहू की बात सुनकर दोनों पड़ोसनों की बोलती बंद हो जाती है और दोनों वहाँ से मुंह बनाते हुए चली जाती है। अपनी सास को उसका पक्ष लेकर बोलता देख संजिया को बहुत खुशी होती है और वो संतो के पैर छूती है, तो संतो उसे अपने गले से लगा लेती है और इस तरह संतो अपनी नेपाल से आई बहू के साथ उसके तौर तरीकों को भी समझने की कोशिश किया करती है। साथ ही साथ संजिया भी अपनी सास को समझने की कोशिश करती है और इस तरह नेपाल से आई बहू परिवार वालों के साथ खुशी खुशी रहती है। निशा की शादी उसके माँ बाप की मर्जी से एक पप्पू नाम के लड़के से हुई थी। पप्पू एक सुलझा हुआ समझदार इंसान था, लेकिन उसमें एक ही बुरी आदत थी, चुटकुले मारने की। नई नई शादी की पहली रात पप्पू अपनी पत्नी निशा के साथ कमरे में होता है और उसका घूंघट उठाकर बोलता है, अब आप मेरी पत्नी हैं। अगर आपको यहाँ कोई भी दिक्कत परेशानी समस्या हो तो आप बेझिझक मुझसे। जी समझ गई, मैं आपसे ही कहूँगी। नहीं, मुझे मत कहना, मैं इतना खाली नहीं हूँ, माँ को बोलना। अच्छा ये बताओ, तुमको सुहागरात का तोहफा चाहिए? जी आप लाए हैं तो दे दीजिए। एक चुटकुला सुनो। पत्नी बोलती है आप बहुत मोटे हो गए हो, तो पति बोलता है तुम भी तो मोटी हो गई हो। फिर पत्नी बोलती है कि मैं तो माँ बनने वाली हूँ, तो बताओ पति ने क्या बोला होगा? यही कि मेरे पेट में गैस हो गई है। नहीं यार, वो कहता तुम माँ बनने वाली हो तो मैं भी तो बाप बनने वाला हूँ। अच्छा अच्छा चुटकुला था, अब मेरा गिफ्ट दीजिए। दिया तो तुमको हंसा दिया। बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि किसी को हंसाना सबसे बड़ा तोहफा देना होता है, तो दे दिया ना मैंने तुमको तोहफा। अच्छा हाँ, सही कहा है। हे भगवान, माँ पापा ने कहाँ फंसा दिया। एक तो ये कानों से खून निकलवाने वाले चुटकुले और दूसरा पति के रूप में हुआ मेरे साथ ये मजाक, कैसे झेलूंगी मैं। बेचारी निशा को शादी के बाद बात बात पर चुटकुले मारने वाला पति मिलता है। शादी की पहली रात तो वो बस चुटकुले सुन सुनकर सो जाती है। ऐसे ही बीतते वक्त के साथ उसको पप्पू के पुराने चुटकुलों पर जबरदस्ती हंसना पड़ता, लेकिन अब वो इससे परेशान हो जाती है। ऐसे ही एक सुबह जब वो उठती है तो उसकी सास माला उससे बोलती है, और बहू उठ गई? नींद तो सही से आई ना? हाँ माँ जी, बस पप्पू जी चुटकुले सुनाकर दिल लगाए रखते हैं। हाँ, उसको चुटकुले सुनाना पसंद है, कहीं भी शुरू हो जाता है। बड़ा हंसमुख है ना मेरा बेटा? जी जी माँ जी, हंसमुख नहीं सर दर्द है। भगवान जाने कौन से कर्मों की सजा मिल रही है जो ऐसा पति मिला। कुछ देर में पप्पू कमरे से फ्रेश होकर आता है
और अपनी माँ और बीवी को साथ में बातें करता देखकर बोलता है। अरे आप दोनों क्या ऐसे खड़े खड़े बातें कर रही हो? नाश्ता लगाओ, फिर मैं आप दोनों को अपना एक मस्त जोक सुनाऊंगा। जी आप बैठिए, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। निशा अपनी सास और पति के लिए गर्मा गर्म नाश्ता लेकर आती है, जिसको खाने के बाद पप्पू उससे बोलता है। नाश्ता तो बहुत बढ़िया था, अब मेरा एक चुटकुला सुनो। हाँ हाँ बेटा, सुना सुना। टिंकू एक लड़की से बोलता है कि तुम्हारा नाम क्या है? लड़की बोलती है तमन्ना। तो टिंकू बोलता है कि तुम्हारे पापा का नाम सरफरोश होगा। लड़की बोलती है क्यों? तो टिंकू क्या बोलता है, बताओ बताओ। यही कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। बहुत पुराना चुटकुला है, हंसी नहीं आएगी। पप्पू के जोक को जब निशा पुराना बोलती है तो उसकी ईगो हर्ट हो जाती है, जिस पर वो बोलता है। अच्छा तो ये सुनो, ये बिल्कुल नया है। पत्नी सुबह सुबह अपने पति से बोलती है कि अजी उठ जाओ, मैं चाय बना रही हूँ। तो पति बोलता है, यही बोलता है ना कि बना लो, मैं कौन सा पतीले में सो रहा हूँ। अच्छा हाँ हाँ बेटा, बहुत हंसी आई। सच में पप्पू बेटा, तू तो बहुत अच्छे चुटकुले मारता है। कहाँ माँ जी, सारे पुराने हैं। निशा के मुंह से दोबारा ये सुनकर पप्पू गुस्से में ऑफिस चला जाता है। ये देखकर माला बोलती है, बहू, पत्नी का फर्ज होता है कि पति को हर राह में उत्साहित करे, लेकिन आज तूने पप्पू के चुटकुलों को पुराना बोलकर उसको उदास कर दिया। पर माँ जी, मैंने तो सच बोला ना, अब इसमें गलत क्या किया? अब मैंने सारे चुटकुले सुने हुए हैं, तो मुझे हंसी कहाँ से आएगी? तो उसकी खुशी के लिए थोड़ा हंस दिया कर, क्या चला जाएगा तेरा। अब चल तू काम कर ले, मैं जरा पड़ोसन के घर जाकर आती हूँ। माला पड़ोसन के घर चली जाती है, जिसके बाद निशा खुद से बोलती है, मैं तो ऐसे ही असलियत से रूबरू करवाऊंगी पप्पू जी को कि उनके चुटकुले एक नंबर के वाहियात होते हैं। लगता रहे बुरा। एक तरफ निशा पप्पू के चुटकुलों से परेशान होती है, तो दूसरी तरफ पप्पू ऑफिस में बैठकर निशा के हाथों हुई अपने चुटकुलों की बेइज्जती को याद करते हुए बोलता है। अब ऐसे चुटकुले लिखूंगा एकदम नए नए कि निशा जी हंस हंस के पागल हो जाएंगी और बोलेंगी कि पप्पू जी ये तो बिल्कुल नया था। इतना बोलकर पप्पू अपने चुटकुले लिखने लगता है। शाम को घर आते वक्त उसको अपनी पड़ोसन शारदा दिखती है, जिसको देखकर वो बोलता है, एक आधा चुटकुला इनको सुनाकर ट्राई कर लेता हूँ कि अच्छा है या नहीं। शारदा जी सुनिए। अरे पप्पू जी, बोलिए बोलिए, क्या बात है? वो मैंने आज कुछ नए चुटकुले लिखे हैं, आप सुनेंगी? जी जी, क्यों नहीं, सुना दीजिए, इसी बहाने थोड़ा हंस लूंगी। जी तो सुनिए। टीचर चिंटू से पूछती है कि रोज बादाम खाने से क्या होगा, बताइए आपको पता है? हाँ, बादाम खाने से दिमाग तेज हो जाएगा। गलत जवाब। चिंटू बोलता है रोज बादाम खाने से बादाम खत्म हो जाएंगे। क्या पप्पू जी, आप भी कितने फनी हैं। अरे मैंने तो सोचा भी नहीं था कि बादाम खत्म भी हो सकते हैं। सच में पप्पू जी, आपके चुटकुलों ने तो हंसा हंसा कर पेट में दर्द कर दिया। शुक्रिया शारदा जी, अब मैं चलता हूँ। पप्पू पड़ोसन से मिली प्रशंसा से बड़ा ही खुश होकर घर आता है और निशा को बुलाकर बोलता है, निशा जी आज मैंने नए चुटकुले लिखे हैं, आप सुनेंगी तो हंस हंस के पागल हो जाएंगी। अच्छा जी, सुनाइए। अच्छा बताओ, पति पत्नी की लड़ाई की मुख्य वजह कौन होता है? बता दूं, बाद में बोलना मत, आपका चुटकुला खराब किया। तुमको पता ही नहीं होगा ये, चलो जो पता है बताओ। पति पत्नी के झगड़ों की मुख्य वजह होती है शादी करवाने वाला पंडित, क्योंकि उसी ने फेरों के समय आग में घी डाला था। इसको तो ये भी पता है। अच्छा दूसरा सुनो, वो नहीं पता होगा। सुनाइए। सुनो, पत्नी पति से बोलती है कि अगर मेरी शादी किसी राक्षस से भी हो जाती तो मैं इतनी परेशान नहीं होती जितनी तुम्हारे साथ हूँ। तो पति कहता है कि पागल, खून के रिश्ते में शादी नहीं होती। यही ना? क्या पप्पू जी, आप भी पुराने पुराने चुटकुले सुना सुना कर सबको बोर करते रहते हैं। कोई भी आपके चुटकुलों पर दिल से नहीं हंसता। निशा की बात पप्पू के दिल पर लग जाती है, जिसके बाद से वो अपना ये हंसमुख अंदाज छोड़ देता है। उस दिन के बाद से वो किसी को चुटकुले नहीं सुनाता। रोज घर आता, खाना खाता और सो जाता। साथ ही वो निशा से भी ज्यादा बातचीत नहीं करता। उसके इस बेरुखी भरे बर्ताव को देखकर निशा खुद से बोलती है, मैंने इतना ज्यादा क्या बोल दिया कि पप्पू जी ने हंसना ही छोड़ दिया? मैं ऐसा नहीं चाहती थी, पर क्या सच में वो मेरी ही बात से ऐसे हो गए हैं? तो और क्या,
मैंने सुना था उस दिन तूने पप्पू को क्या कहा। बहू, मैंने तुझे पहले भी समझाया था कि भले ही उसके चुटकुले अच्छे नहीं होते, लेकिन अगर तू उसको प्रोत्साहित कर देगी तो क्या हो जाएगा। पर माँ जी, वो तो झूठ होता ना, मैं उन्हें झूठ में नहीं रखना चाहती थी। जिस झूठ से किसी की खुशी बनी रहे, ऐसा झूठ बोल लेना चाहिए। कम से कम तेरे झूठ बोलने से वो हंसता खेलता रहता। अब देख, तेरे सच ने उसको कितना उदास कर दिया है। अपनी सास की बात सुनकर निशा को समझ आता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। उसको अपने पति से 100 शिकायतें थी, लेकिन वो कभी भी ये नहीं चाहती थी कि पप्पू उसकी वजह से मुस्कुराना छोड़ दे। इसीलिए अपनी गलती को सुधारने के लिए वो पप्पू और माला के सामने अखबार से एक चुटकुला पढ़ते हुए बोलती है। पति पत्नी साथ में हॉरर मूवी देख रहे थे, तभी अचानक से टीवी पर भूत दिखाई देता है तो पत्नी चिल्लाकर बोलती है, ओ मम्मी। अच्छा बहू, फिर पति ने क्या बोला? पता नहीं माँ जी, आगे लिखा है खुद जाने। मुझे लगता है पति ने बोला होगा, अरे खुद को देखकर क्यों हंस रही हो। मतलब वो अपनी पत्नी को भी भूत बोल रहा है? बताओ। जी नहीं, वो बोलता है कि अरे वाह, तुमने पहचान लिया सासू माँ को। अच्छा, बताओ, अपनी सास को भूत बना दिया। वैसे आपको सारे जोक्स आते हैं पप्पू जी? क्योंकि मैं जोक्स पढ़ता रहता हूँ, इसीलिए सबको सुनाता हूँ, पर अफसोस किसी को हंसी ही नहीं आती। पप्पू जी, मुझे माफ कर दो कि मैंने ऐसा बोला, लेकिन मैं बस ये बताना चाहती थी कि आप अगर किसी को चुटकुले सुनाओ तो अपने बनाए सुनाओ, ताकि वो नए हो और लोग हंसे। इससे आपका फायदा होगा। कल को आपके भी चुटकुले अखबार में आ सकते हैं, लेकिन आप पहले से ही लिखे चुटकुले सुनाते हैं जो बोरिंग हो जाते हैं। अच्छा, अगर मैं खुद के लिखे चुटकुले सुनाऊंगा तो तुम भी हंसोगी? हाँ हाँ जरूर। तो सुनो, ये मैंने लिखा है। एक दिन पत्नी ने पति को फोन करके पूछा कि कहाँ हो। पति ने कहा, ऑफिस में हूँ। क्यों, क्या हुआ? तब पत्नी कहती है, अरे कुछ नहीं, वो पड़ोसन भाग गई थी तो पूछा। मतलब उसको लगा कि पड़ोसन उसके पति के साथ भागी है। ये था ना अच्छा जोक। ऐसा ही लिखा करो खुद से। निशा के छोटे से प्रोत्साहन ने पप्पू को वापस पहले जैसा कर दिया। अब वो रोज अपने लिखे चुटकुले सबको सुनाता और लोगों से सच की प्रशंसा सुनकर खुश होता। कुछ समय में उसके जोक्स अखबार में भी छपने लगते हैं। इसीलिए अगर किसी के झूठ से किसी को खुशी मिले तो उस झूठ को बोल देना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।